दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर क्विक पॉइंट्स, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे कवर्स करने को मिल रहा है। और ये सुबह 6 बजे वीडियो आ जाती है वीडियो सेक्शन में वर्ल्ड अफेयर के, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। कवर डेली बेसिस पे करिए। 12 अगस्त के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करिएगा और फॉलो करिएगा सो डैट आपको पीडीएफ और लिंक्स अवेलेबल हो सकें ईजिली। चलिए तो आज के दिन से शुरुआत करते हैं। आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। देखिए ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है 12 अगस्त 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए 10th एनिवर्सरी है इस साल। ऑब्वियसली एलिफेंट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर और तो उसकी सेफ्टी जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन भी कराऊंगा लास्ट में जो कि इन्हीं चीज़ों से संबंधित होगा। चलिए न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। देखिए आज है 12 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज भाग लेने वाले हैं आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में। इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अभी अनाउंसमेंट का तो खैर डिटेल में आगे पता चलेगा तो मैं कवर करूंगा। बस मैं इसमें इतना बताना चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवेंट में आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में दो तीन बातों में जो है ना डिस्कशन होगा। पहला, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने का प्रमोशन होगा। दूसरा, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इस पर डिस्कस होने वाला है। थोड़ा बेसिक मैं आपको इसका अभी बता देता हूँ और बाकी डिटेल में आपको कल डेफिनेटली बताऊंगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक तरीके से रूरल हाउस होल्ड्स को, ठीक है, मोबिलाइज करने के लिए है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि डेफिनेटली एक दूसरे के सपोर्ट से अपनी लाइवलीहुड्स को, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर पाती हैं, इनकम को इम्प्रूव कर पाती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है, और अच्छा कर पाती हैं। इसके बारे में मैं आपको कल और डिटेल में बताता हूँ जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी कवर, तो डेफिनेटली आई विल कवर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी इसमें से मिनिस्ट्री है जिसने अनाउंस किया है कि दे विल ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। देखिए ये जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ना, ये आइडिया जो है यूनाइटेड नेशन का रहा। इसे कौन ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया में? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसे ऑर्गेनाइज करेगी। अब इसमें होगा क्या? पहली बात तो इसका अनाउंसमेंट सिर्फ अभी इतना हुआ है, ये डिटेल में इसका अनाउंसमेंट बस अभी इतना हुआ है कि ये जो मीटिंग, ये जो पूरा फोरम होने वाला है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये जो होने वाला है आगे जाके होगा। और कौन ऑर्गेनाइज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अनाउंस करेगी। और इसमें मेजर पार्टिसिपेशन जो रहेगा यूथ का रहेगा, स्टूडेंट्स का रहेगा, सो डैट कि इंटरनेट को एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। डिजिटल इंडिया का जो सपना है इसमें, ठीक है, पूरे इंडिया को फ़ायदा हो सके। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि ये जो पूरा अनाउंसमेंट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट है। यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये कंसेप्ट पूरा इनका है, ठीक है। आप सभी जानते हैं इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हमारे देश में अगर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये एक नेक्स्ट लेवल थिंग हो सकती है। और इस पूरे गवर्नेंस फोरम में जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? श्री अनिल कुमार जैन। और वाइस चेयरमैन होंगे टीवी रामचंद्रन, वाइस चेयरमैन इसके होने वाले हैं। और बाकी और बहुत सारे मेंबर्स इस कमेटी का हिस्सा बनने वाले हैं जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इवेंट ऑर्गेनाइज होगा डेफिनेटली हम इसे कवर जरूर करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन क्या होगा? एक तरीके से सुविधाएं प्रदान करेगा राज्य में हर किसी को। क्वेश्चन है, गुजरात के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई 1 मई 1960, गांधीनगर कैपिटल। श्री आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं और विजय भाई जो रूपानी हैं इनके चीफ मिनिस्टर जो आपके सामने थे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कभी कभी ड्यूरेशन वीडियो की थोड़ी लंबी चली जाती है, उसका कारण बस इतना सा है कि मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बस इतना सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, या तो फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी करंट अफेयर में ज़्यादा होते हैं, कभी कम हो जाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। कौन से व्यक्ति हैं इसमें से जिन्होंने हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये इस किताब को इंट्रोड्यूस किया? तो आंसर है इसका सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी के द्वारा ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस के लिए आसान जो बुक्स होती है ना वो ज़्यादातर राइट करती हैं। जैसे एग्जांपल आप सभी के सामने सुधा मूर्ति के द्वारा हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। इसके अलावा इन्होंने इससे पहले और भी बहुत सारे टेल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ द सी बिकम सोल्टी एंड हाउ द
ऑनियन गोट इट्स लेयर, ये सब सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया और अभी लेटेस्ट में ये है जो अभी करंट अफेयर में आया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7th एडिशन जो है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये रशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ रशिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सारे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे आर्मीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अराउंड, मैं आपको अभी पूरा नंबर बताता हूँ, पूरा डाटा बताता हूँ इसका कि कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया से कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया ने कब होस्ट किया है इसे। ठीक है, पहली बात तो ये 7th एडिशन है, इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, रशिया में हुआ। बाकी डिटेल हम इधर देखते हैं। ठीक है, ये जो पूरी होस्टिंग होगी ना 11 कंट्रीज में होगी, ये पूरा कंपटीशन 11 देशों में होगा। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया ये भी पूछा जा सकता है, तो 42 कंट्रीज हैज पार्टिसिपेटेड, 42 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 280 के आसपास इसमें टीम बनी है। इस पूरे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को वॉर ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो इसमें कराए जाते हैं। अगर इंडिया की तरफ से बात करी जाए तो 101 मेंबर जो हैं इंडिया की तरफ से इस पूरे इवेंट में गए हैं। ये जो इवेंट है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत की गई। 2019 में इंडिया ने भी इसे होस्ट किया था। जैसे इसमें 11 कंट्रीज है ना, तो 2019 में इंडिया भी इस होस्टिंग का पार्ट था, जिसमें इंडिया जैसलमेर में ऑर्गेनाइज कराया था इंडिया ने, और इंडिया आर्मी स्क्वाड मास्टर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट भी आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर हीरो एंड महावीर चक्र अवॉर्डी, ठीक है, ये व्यक्ति हैं गोपाल राव जी, इनका निधन हुआ है। कौन सी वॉर में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, कौन सी वॉर में इनको ये अवार्ड दिया गया था, तो 1971 के अवार्ड में इनको ये दिया गया था। देखिए आपके सामने व्यक्ति हैं, डेफिनेटली 1971 जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया, उस समय इंडिया के ऊपर अटैक दोनों तरफ से हुआ था, वेस्ट से भी ईस्ट से भी। तो कराची पोर्ट पे इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि कराची पोर्ट पे अटैक करने की जिम्मेदारी, बॉम्ब ड्रॉप करने की जिम्मेदारी इनको दी थी। इसमें ठीक है इन्होंने बहुत जो है वीरता का ठीक है प्रदर्शन दिखाया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है? तो दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी जो है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। डेफिनेटली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटरी का अगर कोई पोर्टल तैयार कर रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर रहा है, तो डेफिनेटली बस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होगा। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में होंगी कि इस शहर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी मार्केट प्लेस है, टिकटिंग सिस्टम क्या हो सकता है। तो पर्पस सिर्फ इतना है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है दिल्ली को बनाया जाए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, और उसको ईज़ के लिए जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को, इस पूरे जो एप्लीकेशन है उसको बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओपन द न्यू टर्मिनल एट लासा एयरपोर्ट इन तिब्बत? देखिए तिब्बत ऑलमोस्ट किसके अंडर आता है, आप सभी जानते हैं, चाइना के अंडर आता है। चाइना ने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें तिब्बत में कर रखी हैं, और इसका एक कारण भी है अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है। पहले तो इसका आंसर यही है कि चाइना ने हाल फिलहाल में एक और टर्मिनल लासा एयरपोर्ट पे बनाया है, ठीक है, जो कि तिब्बत में। अब चाइना ये करता क्यों है? पहली बात तो चाइना तिब्बत पे अपना कंट्रोल रखता है, और तिब्बत पे कंट्रोल रखने के साथ साथ चाइना का जो क्लेम अरुणाचल प्रदेश पे रहता है ना, एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत मानते हैं वो, ठीक है। इंडिया इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करता है डेफिनेटली, लेकिन चाइना अपने पूरे एफर्ट कर रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश के निकट तक हो जाए सब कुछ। चाइना ने इवन तिब्बत में जो एयरपोर्ट बना रखे ना 5, उसमें से 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि जस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है। तो चाइना का पूरा एफर्ट इसमें रहता है कि तिब्बत तो कंट्रोल में रहे, हम जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें भी एक तरीके से अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। इंडियन आर्मी है, चलिए, और बहुत सारी फोर्सेज हैं इंडिया में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट के द्वारा? तो याद रखिए केरला सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। सिंपल सा तरीका है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साउथ इंडिया में केरला जैसी स्टेट में अभी भी कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए केरला के हेल्थ मिनिस्टर जो वेना जॉर्ज हैं, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें डेथ इन्फॉर्मेशन जो है पूरी होगी, कोविड-19 में किसकी मृत्यु हुई, ठीक है,
और क्या क्या प्रोसेस रही, सारी चीज़ें इस पोर्टल में रहने वाली है। और ऐसा सिर्फ स्टेट ने नहीं किया, स्टेट का ही सिर्फ एफर्ट नहीं है, इसमें सेंटर भी कुछ कर रही है। सेंटर ने 6 मेंबर की एक टीम भेजी है, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जो है ना एनसीडी उनके उनके नेतृत्व में भेजी गई है। उसके जो हेड रहेंगे वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि केरला में इतने सारे जो कोरोना केसेस हैं अभी भी क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जो खुद हैं, उन्होंने खुद इस टीम को बनाकर भेजा है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो पोर्टल किसके द्वारा? केरला के द्वारा बनाएंगे। इसमें से किसने हाल फिलहाल में 8 पार्टी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी इंक्लूडेड हैं, इन सभी के ऊपर फाइन लगाया है क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है इलेक्शन कैंडिडेट्स के डिस्क्लोज नहीं करे। तो आंसर क्या? ऑब्वियसली ये फाइन कौन लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, ठीक है। नेशनल पार्टीज पे तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर है। देखिए इलेक्शन में, ठीक है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जितने भी आपके कैंडिडेट जो आप खड़े कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए, उनके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो उनको आप सबमिट कराइए। लेकिन ये सबमिट नहीं कराए गए, डेफिनेटली इसी वजह से उन्होंने क्या है, फाइन लगाया है। ये इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रिमिनलिटी को इलेक्शन में रोकने के लिए, ठीक है, कुछ लॉ भी बनाए जाने चाहिए। ऐसा लॉ अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन बनाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में डिजिटल मोनोग्राफ फॉर द फ्रीडम फाइटर जो है इसे लॉन्च किया है? देखिए ये किसने लॉन्च किया है? ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया है। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को लॉन्च किया है। देखिए उनका कहना ये है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी सारी बातें, उनकी जो सारी कहानियां हैं, जो इतिहास है, वो हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर कैन बी इजीली पास टू एवरीवन, सभी को मिलनी चाहिए ये इतिहास की बातें, जो इतने भी इन्होंने इतिहास में किया है, बायोग्राफी, ये सब। अब उसको मोनोग्राफिक फॉर्म को ना डिजिटल कर दिया गया। बस सिंपल सा तरीका है। मोनोग्राफिक फॉर्म मतलब जितना भी मोनोग्राफ होता है एक तरीके से वर्क ऑफ कंटेंट जिसमें सबको डिटेल में लिखा होता है, और इसको डिजिटल कर दिया गया सो डैट सभी को मिल सके। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने इस चीज़ को क्या है, डिजिटलाइज किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक लाइब्रेरी भी लॉन्च की है, ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन, वर्चुअल इवेंट है ना। और ये सब कुछ किसके द्वारा किया गया? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 61 मोनोग्राफ को लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मोनोग्राफ्स को लॉन्च किया गया, तो 61 मोनोग्राफ्स को लॉन्च किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में जो ककोरी इंसिडेंस है उसको नाम चेंज करके ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ऐसा, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, सही हुआ ये चेंज, ये बदलाव। क्यों? क्योंकि सरकार के अनुसार जो इंसिडेंस हुआ था, जो मतलब इंसिडेंस के रूप में बोला जाता है, इंसिडेंस का हिंदी अर्थ होता है कांड, तो वो मेरे को एक तरीके से इंसल्टिंग लगता है, और बाकी ऑब्वियसली सभी को इंसल्टिंग लगता होगा, सेंस इसकी इंसल्टिंग ही आती है कांड वर्ड अगर लें तो। इसलिए इस पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इवेंट को अब एक्शन के नाम से जाना जाएगा। इस पूरे इवेंट में कौन कौन सम्मिलित थे? तो रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी और राजेंद्र लहरी जी, ये 3 व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये 3 व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी रही थी जिसमें रॉबरी, ट्रेन की रॉबरी की गई थी। किस तारीख को? 9 अगस्त 1925 में ये हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पूरे इवेंट में 40 लोगों को अरेस्ट किया गया ये पूरे इंसिडेंट्स में, और पनिश भी किया गया था। अब इसका नाम बदल के, ठीक है, जो है एक्शन रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूपी सरकार। जैवलिन थ्रो किस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा? आप सभी जानते हैं इतिहास में नीरज चोपड़ा ने इस पूरे दिन को बदल दिया है, तो 7 अगस्त इसका आंसर होगा डेफिनेटली, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी ने ये जो इवेंट में गोल्ड जीता था वो 7 अगस्त 2021 में ही जीता, तो इसलिए 7 अगस्त को एज अ जैवलिन थ्रो डे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये बदलाव लाता कौन है, ये कौन डिसाइड करता है कि इसको एज अ जैवलिन थ्रो डे? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक एपेक्स बॉडी है जो एथलेटिक्स से संबंधित सबसे हाई लेवल पे है।
इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। यही डिसाइड करती है, ठीक है, कि एथलेटिक डे किसको क्या ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन और वर्ल्ड एथलेटिक्स इन दोनों का भाग भी है, एसोसिएटेड है। तो इम्पोर्टेंट है। आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। और इसका आप पहले तो ये याद रखिए, इसका सिंबल कभी कभी पूछा जाता है, पांडा इज द सिंबल। फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1961। फाउंडर इसके प्रिंस बेनहर्ड थे। और हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। इस समय प्रेसिडेंट पवन सुखदेव हैं और डायरेक्टर जनरल मार्को जो है लैम्ब्रेटिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक पॉइंट देखते हैं आज के। देखिए क्विक पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में, ठीक है, पैडल फॉर डल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, साइक्लोथॉन प्रोग्राम था पैडल फॉर डल, ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा, एक किताब लिखी गई, द ईयर डेट वाज नोट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड, किसके द्वारा लिखी गई, रिसेंटली दिस वाज रिटन बाय, ठीक है, ब्रिशा जैन। और तीसरा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो MS धोनी जी को ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई बनता है, अगर खिलाड़ी फेमस है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप मुझसे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं सुबह 6 बजे। अगर क्लास का ड्यूरेशन कभी आगे जाता है तो कहने का मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, क्वेश्चन साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो और ये बेहतर है आपके लिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी। इस पर PDF और लिंक अदर क्लासेस का भी मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियो देख सकते हैं। 6 बजे के बाद आप कभी वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको जो है अवेलेबल हैं अनअकैडमी। बस मेरा प्रोफाइल सर्च करना अमनदीप शर्मा अनअकैडमी में, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से फॉलो कर लो। सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। आप मेरे कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। आप SSC या अन्य कोई भी गोल यूज़ कर सकते हैं, गेट्स में क्लिक कर सकते हैं। जब आप इधर हैव रेफरल कोड में लाइव अमन लगाएंगे तो आपको मंथ सिलेक्ट करने को मिलेगा। 24 मंथ सिलेक्ट करेगा, सो डैट आपको 1 साल फ्री मिल सके। 1 साल फ्री मिलेगा और फीस सबसे कम होगी। और डेफिनेटली इस कोर्स में जब आप लाइव अमन रेफरल कोड लगा रहे हो तो सब कुछ अवेलेबल होगा, सभी टीचर, सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है इस रेफर कोड लाइव अमन में। ध्यान रखिएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे ही मिलती है। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट का हिस्सा बनिए। संडे को 12 बजे होता है। रेफर कोड आपको लाइव अमन यूज करना। देखिए इसमें आपको कॉम्बैक्ट में क्या करना है, 40 क्वेश्चन है, 50 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगा। तो थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे वीडियो आपको मिल सकती है, ठीक है। आप वीडियो के सेक्शन बॉक्स में जाइए और देखिए इस वीडियो को। धन्यवाद।